ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 3D त्रिविमीय ज्यामिति। और इस 3D चैप्टर में हम लोगों ने लाइंस के वेक्टर फॉर्म और लाइन के कार्टेशियन फॉर्म को देखा। सरल रेखा के सदिश रूप और सरल रेखा के कार्तीय रूप को हमने देखा। बात अगर करें किसी भी लाइन का वेक्टर फॉर्म 3D में, लाइन का वेक्टर फॉर्म 3D में जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये जो है हमारे उस लाइन का वेक्टर फॉर्म है, उस लाइन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है जो पॉइंट A से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है या इस B वेक्टर के डायरेक्शन में है। ये जो रेखा है ये एक सरल रेखा का सदिश रूप है जो कि बिंदु A से गुजर रहा है और इस सदिश B के समानांतर है, या हम सदिश B के दिशा में भी कह सकते हैं। लाइन का वेक्टर फॉर्म जब भी होगा वो आपको इसी तरह से दिखता है। लाइन के कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें, रेखा के कार्तीय रूप की अगर हम बात करें तो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म हमें x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इस रूप में दिखता है। यहाँ पर x1, y1 और z1 जो है एक पॉइंट है जहाँ से हमारा लाइन जा रहा है, और ये a, b और c जो हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, या यहाँ पर जो रहेगा a, b, c की जगह पर वो उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। हमने लाइन के वेक्टर फॉर्म और लाइन के कार्टेशियन फॉर्म को 3D में इस तरह से देखा है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हम दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करने वाले हैं। दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना है। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो लाइंस का होना जरूरी है। दो लाइंस जब तक एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। तो अब बात ऐसी है कि हमें जो दो लाइंस चाहिए वो दोनों की दोनों लाइंस या तो वेक्टर फॉर्म में होंगी या दोनों की दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में होंगी। दोनों की दोनों लाइंस या तो वेक्टर फॉर्म में होंगी या दोनों की दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में होंगी। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, वेक्टर फॉर्म में ये जो पॉइंट होता है ये वो है जहाँ से हमारा लाइन पास हो रहा है। ये ए वेक्टर जो है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। बी वेक्टर जो है उस वेक्टर का इक्वेशन, मतलब उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी डायरेक्शन में या जिसके पैरेलल हमारा लाइन जा रहा है। और कार्टेशियन फॉर्म में x1, y1, z1 वह पॉइंट है जहां से लाइन जा रहा है, और a, b, c जो है उसके डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का काम क्या होता है? किसी के डायरेक्शन के बारे में बताना। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ये हमें डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं। वेक्टर इक्वेशन में ये बी वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताने के लिए है, और कार्टेशियन फॉर्म में ए, बी, सी जो है वो लाइन का डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि हमारा लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है और हमारे लाइन का डायरेक्शन क्या होने वाला है। मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ये जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में 3D में। अब अगर किसी ने कहा कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कीजिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में वो पॉइंट हमें पता रहना चाहिए जहाँ से हमारा लाइन जा रहा है। वेक्टर फॉर्म में वो पॉइंट यहाँ से मिलता है, यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा। तो x1, y1 और z1 जो है
आई कैप का, जे कैप का और के कैप का कोफिशिएंट है। यानी ये जो है x1 है, ये जो है y1 है और ये जो है z1 है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होते हैं, इनका काम है डायरेक्शन बताना। तो हमारा ये जो लाइन का वेक्टर फॉर्म है, ये इस वेक्टर के पैरेलल है या इसके डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका ए, बी और सी बनता है। तो जब हम इस लाइन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तब इस लाइन का इक्वेशन आएगा x माइनस 2 अपॉन, यहाँ ये 2 जो है हमारा x1 है, यहाँ के आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो ये हमारा a है, इज इक्वल टू y माइनस y1 की जगह पर -3 है तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर j का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर -1 प्लस इज इक्वल टू ये हमारा z1 है तो z -4 अपॉन के कैप का कोफिशिएंट -1 है तो ये हमारा -1 ऐसा है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म को जब वेक्टर फॉर्म में देखा जाता है तो लाइंस हमारे किस तरह से दिखती हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आइए हम बात करते हैं अब एंगल बिटवीन टू लाइंस पर। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमें दो लाइंस का होना बहुत ज़रूरी है। दो लाइंस होंगी तभी उसके बीच का हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों लाइंस के वेक्टर फॉर्म पर। मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं और दोनों के दोनों लाइंस जो हैं वेक्टर फॉर्म में हैं। तो वेक्टर फॉर्म में दो लाइंस, लेट द टू लाइंस आर, पहली लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेम्डा b1 वेक्टर, एंड जो हमारी दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस, यहाँ पर हमने कांस्टेंट लेम्डा लिया था, यहाँ पर म्यू ले लेते हैं। हमें एक यहाँ पर जो कांस्टेंट लेना रहता है, ये कांस्टेंट हमेशा लेम्डा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो कि हमारा लाइन अलग है तो इसमें हो सकता है कि हम किसी अलग कांस्टेंट को यूज करें। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट म्यू यूज किया। यहाँ पर b2 वेक्टर, ये हमने क्या किया, ये हमने दो लाइंस के वेक्टर इक्वेशन लिए एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। अब लाइन का वेक्टर इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये बात अगर आपको समझ में आती है तब आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझ सकते हैं। लाइन का वेक्टर इक्वेशन हमें इस बात को बताता है कि हमारा लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है और हमारा लाइन किस लाइन के डायरेक्शन में है या किसके पैरेलल है। इतनी सी बात हमें वेक्टर इक्वेशन से समझ में आती है। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है b2 वेक्टर के पैरेलल है। अब जरा इस चीज़ को आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए हमारा b1 वेक्टर जो है ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमारा b1 वेक्टर है। तो ये जो हमारी लाइन है ये लाइन इस b1 वेक्टर के पैरेलल है, इस b1 वेक्टर के पैरेलल है। तो मान लीजिए ये जो है हमारा वो लाइन है जो कि इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ पर एक b2 वेक्टर के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं एक b2 वेक्टर भी होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा हमने कुछ बनाया और ये जो है हमारा b2 वेक्टर है
ये जो है ये हमारा B2 वेक्टर है। तो इस पूरे लाइन के बारे में सोचिए, ये पूरा का पूरा लाइन जो होगा वो इस B2 वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ऐसा कुछ लाइन हम ले लेते हैं, ये लाइन जो है इस B2 वेक्टर के पैरेलल है। अब जरा सोचिए, इन दोनों B1 और B2 के बीच का जो ये एंगल है, ये इन दोनों के बीच के इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच के इस एंगल के बराबर होता है। क्योंकि B1 वेक्टर के पैरेलल हमारा ये वाला लाइन है और B2 वेक्टर के पैरेलल हमारा ये वाला लाइन है, तो जो एंगल B1 और B2 के बीच में बनेगा वही एंगल इन दोनों व्हाइट लाइंस के बीच में भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों व्हाइट लाइंस जो हैं B1 और B2 के पैरेलल हैं। तो हम इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल थीटा माने थे वो दरअसल ये B1 और B2 के बीच का एंगल बन जाएगा। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये B1 वेक्टर के पैरेलल है या B1 वेक्टर की डायरेक्शन में है। हमेशा इस बात को कंफ्यूज मत, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर पैरेलल और डायरेक्शन दोनों क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में जो पैरेलल है डायरेक्शन भी वही होता है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो हमने जो थीटा एंगल लेट किया था वो थीटा एंगल इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल था, लेकिन ये लाइन जो है पहला वाला ये B1 वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी वाली लाइन B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो जो ये एंगल थीटा है दरअसल वो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का एंगल बन जाएगा। और वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट किया है। वेक्टर चैप्टर में हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट किया है। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो था हमारा cos थीटा इज इक्वल टू, हमारे ये जो लाइन है ये B1 वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन अगर B2 वेक्टर के पैरेलल है तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का अगर हम एंगल निकालें तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 वेक्टर मॉड B2 वेक्टर आता है। और यहीं से जो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी वो थीटा दरअसल इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बनता है। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके लाइंस वेक्टर फॉर्म में हैं तो वेक्टर फॉर्म में उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल निकालने के लिए आपको B1 वेक्टर और B2 वेक्टर पता रहना चाहिए कि आपका B1 वेक्टर क्या है और B2 वेक्टर क्या है। उसको इस फॉर्मूले में पुट करिए, सॉल्व करिए, थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो आपके इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो लाइंस के बीच के एंगल का ये फॉर्मूला होता है। दो लाइंस के बीच के एंगल का ये फॉर्मूला तब होता है जब दोनों के दोनों लाइंस जो हैं वेक्टर फॉर्म में हों। अच्छा, इस फॉर्मूले से जुड़ी हुई दो बातें और। पहली बात अगर हम करते हैं कि हमारी ये जो दोनों लाइंस हैं, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई, अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई तो अगर ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल 90 डिग्री होते ही यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू 0 का मतलब ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इधर आके 0 हो जाएगा। तब इफ टू लाइंस आर perpendicular then B1 vector dot B2 vector is equal to 0। ये है दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन। वेक्टर फॉर्म में अगर हमारे पास दो लाइंस हैं
तो उन दोनों लाइंस से हमको b1 वेक्टर और b2 वेक्टर पता करना है, और वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि वो दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इसी में अगली बात जो है, अगर ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल हो गए, अगर ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल हो गए तब, तो याद कीजिए वेक्टर्स में दो वेक्टर के पैरेलल होने का कंडीशन क्या रहता था। दो वेक्टर्स पैरेलल कैसे बताए जाते थे? दो वेक्टर्स पैरेलल ऐसे बताए जाते थे कि हम उन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे। याद कीजिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन या तो आप b1 वेक्टर को लैम्डा b2 वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, या b2 वेक्टर को म्यू b1 वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पर ये लैम्डा और म्यू क्या है? लैम्डा और म्यू जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है। लैम्डा और म्यू जो है अपने आप में कोई कांस्टेंट्स हैं। आप सोचिए, b1 जो है आपका वेक्टर फॉर्म में है, b2 भी आपका वेक्टर फॉर्म में है। दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म को देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस वेक्टर में से क्या कॉमन निकालें तो दूसरे वेक्टर के फॉर्म में वो चेंज हो जाए। अगर कुछ कॉमन निकालने से दोनों में से किसी भी वेक्टर में से कुछ कॉमन निकालें और वो अगर दूसरे वेक्टर के फॉर्म में चेंज हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए, जब उन दोनों लाइंस के वेक्टर फॉर्म गिवन हो और ये दो कंडीशंस हैं, उन दोनों वेक्टर्स फॉर्म वाले लाइन के परपेंडिकुलर और उन्हीं दोनों वेक्टर फॉर्म वाले लाइंस के एक दूसरे के पैरेलल होने का। ये तो बात है कि जब हमारे लाइंस जो हैं वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। अगर हमारे लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन रहे तब हम उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए अब इसको भी देखते हैं। अगर हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों के दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में हुए, तब लेट द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर, हमें दो लाइंस लेने हैं और दोनों के दोनों लाइंस का जो इक्वेशन लेना है वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में लेना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस कैसे होते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में लाइन ऐसे होता है। ऐसे ऐसे कितने लाइंस लेने हैं हमें? ऐसे ऐसे दो लाइंस लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ये हमारा लाइन नंबर 1 है। और x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ये हमारे दो लाइंस हो गई। अब इन दोनों लाइंस के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो उस एंगल को भी हम थीटा लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस बी थीटा। हमने इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसे थीटा लेट कर लिया। अब आइए, अभी अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्जन देखा था जिसमें हम वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते थे। जो हमारा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है, अगर उस कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में
जो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है ये डायरेक्शन रेशियो होता है, और ये डायरेक्शन रेशियो लाइन के डायरेक्शन को बताने में यूज होता है। डायरेक्शन से हमें ये पैरेलल वाला वेक्टर मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो को देखें तो A2 B2 और C2 है। यानी ये जो लाइन है अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में सोचें तो ये वेक्टर फॉर्म में किसके पैरेलल होगा? ये वाली लाइन जो है अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें और इक्वेशन नंबर 2 बोलें तो लाइन 1 इज पैरेलल टू, ये लाइन जो है किसी ना किसी के तो पैरेलल होगा, वो पैरेलल वाली का डायरेक्शन हमें यहाँ से मिलता है। तो मान लीजिए हमने उसको एक वेक्टर m1 नाम दे दिया, तो ये m1 वेक्टर कैसे बनेगा? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वो डायरेक्शन जो हमारे कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्शन हम वेक्टर फॉर्म में पैरेलल वाले के लिए लेते हैं। तो यहाँ से ये m1 जो है वो वेक्टर हो गया जिसके पैरेलल में ये लाइन है। ठीक ऐसे सोचिए सेकंड वाली लाइन, लाइन 2 इज पैरेलल टू, हम यहाँ पर एक और वेक्टर ले लेते हैं m2 और ये किसके पैरेलल होगा? तो ये पैरेलल होगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप के। वापस से आइए, पिछली बार हमने जब वेक्टर फॉर्म में दो लाइंस लिए थे तो दोनों लाइंस जिस वेक्टर के पैरेलल थे वहाँ पर हमने b1 और b2 लिया था और एंगल जो है उसी b1 और b2 के फॉर्म में निकाला था। यहाँ पर हमने उसको m1 और m2 लिया है, तो जो एंगल m1 और m2 के बीच का होगा वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच का भी होगा। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 अपॉन मॉड m1 मॉड m2 ये आएगा। यहाँ पर m1 डॉट m2 है, m1 अपने आप में एक वेक्टर है, m2 भी अपने आप में एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में i वाला i वाले के साथ, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 और m2 को डायरेक्ट अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन m1 का मॉड है। m1 का मॉड का मतलब रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मॉड में m2 है तो यहाँ पर आएगा हमारे पास रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। और यही है वो फॉर्मूला जब हम दो लाइंस, अगर दो लाइंस हमारे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उस कार्टेशियन फॉर्म से उनके बीच का जो एंगल फाइंड आउट करेंगे उसका ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से वापस वही दो कंडीशंस हमारे पास जो आती हैं, एक पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर का। एक पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर का। अब सोचिए ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं कार्टेशियन फॉर्म में हैं और इस कार्टेशियन फॉर्म के लाइन में अगर हमें ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होते ही ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा पहला कंडीशन आ रहा है, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हों, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हों तो थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होते ही ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो, ये जीरो का मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारा वो कंडीशन जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। दोनों के दोनों लाइन्स हमारे कार्टेशियन फॉर्म में होने चाहिए, तब ये कंडीशन है दोनों के एक दूसरे पर लंब होने का। अच्छा, बात करते हैं अब व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के समानांतर हों। अब सोचिए, दो लाइन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में हमने क्या कंडीशन पढ़ा था, पैरेलल में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही वो कंडीशन है जिससे दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो आज जो हमने अभी डिस्कस किया, ये डिस्कशन जो था हमारा था मेन एंगल बिटवीन टू लाइन्स का, दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालना। दो लाइन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों के दोनों लाइन्स जो होने चाहिए, दोनों के दोनों लाइन्स या तो वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए या दोनों के दोनों लाइन्स कार्टेशियन फॉर्म में होने चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में है तब उन दोनों के बीच का हमने एंगल निकाला और उससे जुड़े हुए दो कंडीशंस देखे। फिर अगर हमारे दोनों के दोनों लाइन्स जो हैं कार्टेशियन फॉर्म में हैं, तब हमने इन दोनों के बीच का एंगल निकाला, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर भी हमने ये दो कंडीशंस देखे। अब इस पर बेस्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक जो है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इसी पर बेस्ड होंगे।